Today's topic is about homeostasis, and in this topic, we will study the basic concept and mechanism of homeostasis. सबसे पहले हम homeostasis की meaning और definition की तरफ आते हैं और this homeostasis is actually combination of two words, homeo and stasis. होमियो हम कहते हैं कांस्टेंट को और स्टेसिस हम कहते हैं स्टेट को। तो आप इसको जनरली कह सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट स्टेट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको हम होम्योस्टेसिस कहेंगे। या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू मेंटेन हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और ऑर्गन। तो इसीलिए यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि होम्योस्टेसिस का बेसिक पर्पस क्या है, हेल्थ को मेंटेन करना। सो इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन द होम्योस्टेसिस we will call it as disease. Disease is departure or disturbance in the normal state of the homeostasis. So ये इसकी basic definition है। अब हमारे सामने यहाँ पे दो तरह के environments आ जाएंगे, जैसा कि हमने अभी definition के अंदर discuss किया है। One is the internal environment and other is the एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम ये देख लेते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम किसको कहते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम उस एनवायरनमेंट को कहेंगे वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज सिचुएटेड। लाइक हमारे इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एग्जांपल्स में एटमॉस्फेयर आ जाएगा, इसकी एग्जांपल के अंदर फ्रेश वाटर आ जाएगा, या इसी तरह से इसकी एग्जांपल में मेरीन वाटर आ जाएगा। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके अपोजिट इंटरनल एनवायरनमेंट हम किसको कहते हैं, वेयर टिश्यूज आर सिचुएटेड। तो हमारी बॉडी की जो टिश्यूज का सराउंडिंग एनवायरनमेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल एनवायरनमेंट। अब आपको पता होगा कि टिश्यूज के अराउंड मौजूद होते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम इंटरनल एनवायरनमेंट का नाम देंगे। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर मौजूद प्लाज्मा, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड, और लिम्फ, दीज आल्सो कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर हम डेफिनेशन में यही चीज़ बता रहे थे कि इस इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना एज कंपेयर टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। दो और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने यहाँ पर याद रखनी है इसकी डिटेल्स पे जाने से पहले। वन इज द वेरिएबल एंड अदर इज द सेट पॉइंट। अब वेरिएबल हम किसको कहते हैं, उस इंटरनल फैक्टर को हम कहेंगे दैट कैन बी इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लाइक इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो आपने याद रखनी है दैट इज द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल। ये इंटरनल फैक्टर है एंड इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब सेट पॉइंट हम किसको कहते हैं, उस वेरिएबल की उस वैल्यू को दैट इज stored
इन द मेमोरी ऑफ द बॉडी, यानी ये हम उस वैल्यू को कहेंगे जिसके ऊपर इस वेरिएबल ने स्टे करना है या जिसकी इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। जैसे हमने अभी ऊपर वेरिएबल में बॉडी टेम्परेचर की एग्जांपल दी है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो 36.1 से 37.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दिस विल बी कॉल्ड एज सेट पॉइंट। उसके बाद अब हम ऑनवर्ड चलते हैं टूवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। उन कंपोनेंट्स को हम देखेंगे जिन्होंने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना होता है। इसमें आपने 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को याद रखना है। नंबर 1 और द रिसेप्टर्स। इनको हम रिसेप्टर्स का नाम दे सकते हैं और वी कॉल देम एज सेंसर्स। अब इन रिसेप्टर्स या सेंसर्स का काम क्या होगा? टू डिटेक्ट द स्टिमुलस और टू डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज हो रही होगी, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना, इसको जो डिटेक्ट करेंगे उनको हम रिसेप्टर्स का नाम देंगे। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल सेंटर। हम इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं या हम इसको इंटीग्रेटर का नाम भी देते हैं। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट किसको करेगा? रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स को। यानी इसने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इसने उसको इंटीग्रेट करना है और फिर उसके बाद इफेक्टर्स की तरफ मैसेज को कम्युनिकेट करना है। तीसरे कंपोनेंट में हमारे पास आ जाएंगे इफेक्टर्स, और इफेक्टर्स हम उनको कहेंगे दैट विल शो रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द चेंज टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। यानी इफेक्टर्स रिस्पॉन्ड करेंगे और जो चेंज आई है उस चेंज को दोबारा नॉर्मल स्टेट की तरफ लेकर जाएंगे, होम्योस्टेसिस की तरफ लेकर जाएंगे। हम यहाँ पर 2 तरह की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे इस होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। One example will be from the physical control system, और उसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इंक्यूबेटर की, कि इंक्यूबेटर के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। और दूसरी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की, और इस बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो फर्स्ट वी विल कम टूवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब आपने यहाँ पर इंक्यूबेटर को जहन में रखना है कि सपोज इंक्यूबेटर का टेम्परेचर अगर कम होता है तो यहाँ से इस चेंज को डिटेक्ट करेगा सेंसर। सेंसर विल सेंड मैसेज टू थर्मोस्टेट, और थर्मोस्टेट क्या करेगा? ये हीटिंग कॉइल को ऑन कर देगा। अब जैसे ही हीटिंग कॉइल ऑन होगी अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंक्रीज होकर दोबारा नॉर्मल लेवल पर चला जाएगा। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है हमारे सामने इंक्यूबेटर की। सेम इसी के पैरेलल अब हम एग्जांपल देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी में सपोज अगर टेम्परेचर होम्योस्टेसिस से इंक्रीज हुआ है तो इस इंक्रीज टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे thermoreceptors. These thermoreceptors are located either in the skin
are in the brain. थर्मोरिसेप्टर से ये मैसेज कंट्रोल सेंटर की तरफ जाएगा. कंट्रोल सेंटर या थर्मोस्टेट ऑफ आवर बॉडी इज हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस इस मैसेज को इंटीग्रेट करेगा और इंटीग्रेट करने के बाद it will send message to the effectors. Like one common example of the effectors are sweat glands. Sweat glands की activation होगी, sweating होगी, evaporation होगी और वहाँ से evaporative cooling produce होगी. यानी टेम्परेचर बढ़ा तो उसके रिजल्ट के तौर पर बॉडी की कूलिंग हो जाएगी. हम डायग्रामेटिकली भी इसको देख लेते हैं कि ये हमारे सामने सपोज एक वेरिएबल मौजूद है. दिस वेरिएबल इज एट द कांस्टेंट लेवल और ये उसके अंदर चेंज है कि जब भी कोई स्टिमुलस अप्लाई होगा सबसे पहले स्टेप में इट विल कॉज चेंज और विल कॉज इम्बैलेंस इन दिस होम्योस्टेसिस. अब यहां से इस चेंज को सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे रिसेप्टर्स या सेंसर्स. रिसेप्टर्स या सेंसर्स ने इसको डिटेक्ट किया और एफरेंट पाथवे के जरिए ये मैसेज ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द कंट्रोल सेंटर और इंटीग्रेटर. कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटर इसको इंटीग्रेट करेगा, एक प्रॉपर रिस्पांस को जनरेट करेगा और उस रिस्पांस को एग्जीक्यूट करवाएगा थ्रू इफेक्टर्स. अब इफेक्टर्स तक ये मैसेज ट्रांसफर होगा थ्रू द इफरेंट पाथवे, यानी रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक एफरेंट पाथवे यूज होगा, कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक इफरेंट पाथवे यूज होगा और उसके बाद इन इफेक्टर्स का काम क्या है, इसको दोबारा बैलेंस पर लेकर आना, यानी होम्योस्टेसिस के लेवल पर इस वेरिएबल को वापस लेकर आना. तो ये ओवरऑल हमारे सामने बेसिक कंसेप्ट है होम्योस्टेसिस का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि होम्योस्टेसिस है क्या, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं. एनवायरनमेंट की दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं, इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. उसके बाद वेरिएबल हम किसको कहते हैं, सेट पॉइंट किसको कहते हैं, होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और दो तरह की एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया, वन फ्रॉम द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और सेकंड फ्रॉम द बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम.